नमस्कार, उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड ये टॉपिक है, ठीक है। फिजिक्स भी आप कह सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन है, 5 लेसन है, उसमें से थर्ड लेसन का ये कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, फ्रिक्शन या घर्षण के बारे में, ठीक है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक होगा फ्रिक्शन या घर्षण। फ्रिक्शन या घर्षण, फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है, आप सबको पता है कि घर्षण किसे कहेंगे या फ्रिक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो आपने देखे, इसी फिजिक्स पोर्शन से मैंने कुछ उपकरण के बारे में बात किया था, जैसे मैनोमीटर वगैरह का, बैरोमीटर वगैरह का, विस्कोसिटी मैंने बताया था आपको विस्कोसिटी वगैरह, सरफेस टेंशन वगैरह की मैंने बात किया था। अगर वो वीडियो सारे आपने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख जरूर लीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कर लीजिए। कोई क्यूरी होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको नया कंटेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये उसी के आगे का एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड सिलेबस में जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसी का मैं कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है ये देखेंगे हम लोग अभी। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब आपने देखे होंगे, जनरली आपने ऐसा फील किए होंगे, जब भी हम किसी एक ठोस वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु पर रखकर खिसकाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर एक बल अनुभव करते हैं हम, ठीक है ना। क्या अनुभव करते हैं? बल अनुभव करते हैं, जो उस वस्तु को खिसकने से रोकने का प्रयास कर रहा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? माने जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर रखकर खिसकाने का प्रयास करते हैं, मान लो ये एक गुटका हो गया, लकड़ी का गुटका है, इसको हमने टेबल पे रखे हैं, किस में रखे हैं? टेबल पे रखे हैं, ये इस प्रकार का, और हमने टेबल पे रखे हुए हैं इसको, लकड़ी का गुटका है, इसको हमने टेबल पे रखे हैं, ठीक है। जब इस लकड़ी के गुटका को हम इस तरफ खींचते हैं तो क्या होगा? ये टेबल हो गया और ये लकड़ी का गुटका हो गया, दोनों अपने आप में एक वस्तु है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखकर हम खींचने का प्रयास करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बल का अनुभव होगा, ठीक है। वो बल जो इस वस्तु को खिसकने से रोकने वाला रहेगा, ठीक है ना। अगर रोकने वाला नहीं रहता तो क्या ये यहाँ पर स्थिर रहता? नहीं रहता, ये यहाँ से गिर जाता, फिसल जाता, खिसल जाता, जैसा भी होता यहाँ से हट जाता। लेकिन यहाँ पर कोई बल है जिसके कारण ये रुका हुआ है। फिर भी हम अपने से अगर बल लगा के इसको खींचने का प्रयास करें, यहाँ से टेंशन दे के इसको खींचने का प्रयास करें, तो क्या होगा? ये खिसकने से रोकता है, ऐसा बल हमको वहाँ पर महसूस होगा, ठीक है। समझ में आया? यदि हम किसी ठोस वस्तु को, ये तो हो गया खिसकने वाला, खिसकाने वाला, यदि हम किसी ठोस वस्तु को दूसरे की ठोस सतह पर खिसकाकर स्वतंत्र गति करने के लिए अगर छोड़ भी देते हैं तो वस्तु पर एक ऐसा बल कार्य करेगा जो उसकी गति का विरोध करेगा, जिसके कारण वस्तु कुछ दूर चलकर रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक तल में एक बॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बॉल या एक गेंद लेते हैं। इस बॉल या गेंद को जब हम फर्श पर लुढ़काते हैं तो ये थोड़ी दूर ही मूव होगा, ठीक है। उसके बाद एक समय आएगा जब यहाँ पर आके स्टेबल हो जाएगी, इस जगह पर आके स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जिस जगह पर वो स्थिर हो जाएगी तो समझ लीजिए वहाँ पर गति विरोधी बल ज़्यादा प्रखर है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, समझ सकते हैं आप। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु को हमने खिसकाकर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ा है, गेंद का उदाहरण मैंने दिया, तो यहाँ पर भी एक ऐसा बल कार्य करेगा जो उसकी गति का, आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, जिसके कारण गेंद कुछ दूर लुढ़क कर या चल कर रुक जाएगी, ठीक है। तो वस्तु की इसी गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, जिस बल का नाम हम ले रहे हैं जो वस्तु की अपेक्षित गति का विरोध करने वाला होता है, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ये बल जो होता है वस्तु के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच काम करेगा? संपर्क तलों पर। यहाँ पर ये संपर्क तलों के बीच काम करेगा। क्लियर है? इसके आधार पर हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाता है घर्षण का या फ्रिक्शन का। क्या डेफिनेशन बनता है? देखिए, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बन जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल है। फ्रिक्शन फोर्स दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तल के बीच, ये संपर्क तल के बीच लगने वाला वह बल है जो उनकी आपेक्षिक गति का, इसकी आपेक्षिक गति का, इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है।
समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स जो दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल है, वह बल है जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण संपर्क तल पर गति विरोधी घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण कहलाता है। ठीक है ना? पदार्थों के इस गुण को जिसके कारण संपर्क तलों के बीच, दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच गति विरोधी घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे घर्षण कहते हैं। ठीक है? तो इस बहुत इजी वे में मैंने इसका डेफिनेशन बताया, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे डेफिनेशन को। ठीक है? सुन के उसको नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर थ्योरी तो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर लिख लेंगे उसको। ठीक है? मैं शॉर्टकट जरूर की के रूप में दे देता हूँ आपको। ठीक है? दो ठोस वस्तु के संपर्क तल, ठीक है, ठोस वस्तु के संपर्क तल, जो दो ठोस वस्तु है उसके दो संपर्क तल है, संपर्क तलों में लगने वाला बल, लगने वाला वह बल जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये जो बल है आपेक्षिक गति का विरोध करता है। उसकी कौन सी गति का? आपेक्षिक गति का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है? तो पदार्थों के उस गुण को जिसके कारण संपर्क तल पर गति विरोधी बल लगता है, आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है, मतलब एक बल उत्पन्न हो गया है जिसको हम लोग गति विरोधी बल या घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। गति का विरोध करता है मतलब वहाँ पर उत्पन्न हो गया घर्षण बल, उत्पन्न हो गया जिसके कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण कहलाता है। गति विरोधी बल, घर्षण बल उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग घर्षण कहेंगे। क्लियर है? अब इसमें और कुछ एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आपने देखे होंगे हर ठोस वस्तु का जो सतह होता है, कोई गहरे खांच वाले होते हैं, कोई उठान वाले होते हैं, कोई बिल्कुल चिकना समतल होते हैं। ठीक है? तो आपने देखे होंगे जो खुरदुरे वस्तु, खुरदुरे जैसा इस प्रकार का खुरदुरा है। ठीक है? मैं अगर किसी वस्तु को, जैसे ये एक गुटका है, इसको मैं यहाँ से मूव कराता हूँ, ठीक है, लुढ़काता हूँ यहाँ से। ठीक है? तो लुढ़काऊंगा तो क्या होगा? ये उठान और खांच होने के कारण, अर्थात खुरदुरापन है, खुरदुरापन के कारण क्या होगा? इस खुरदुरेपन के कारण यहाँ पर उतनी अधिक घर्षण होगी, ज़्यादा घर्षण होगी। ज़्यादा घर्षण होने के कारण, ज़्यादा घर्षण होने के कारण, खांच और उठान होने के कारण क्या होगा? ये वस्तु यहाँ पर फंस सकता है कहीं भी। जरूरी नहीं कि इतना दूर जाए, हो सकता है यहीं पर अटक जाए आके वस्तु, हो सकता है यहाँ पर अटक जाए गहरे में आके, खाई में आके, हो सकता है यहाँ पर अटक जाए। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई ठोस वस्तु का एक सतह उठान और खांच वाले हैं, तो वहाँ पर किसी दूसरे वस्तु को अगर हम गति कराते हैं तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएगी, बल्कि किसी जगह जाके फंस जाएगी या रुक जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। ठीक है? क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि उन दोनों वस्तुओं के बीच में संपर्क जो तल है वो चिकना नहीं है, बल्कि खुरदुरा है, गर्त और उठान वाला है, खांच वाला है। क्लियर है? इसकी अपेक्षा हम अगर बात करें चिकने ठोस सतह की, ठीक है, इसकी अपेक्षा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ये चिकने, आप समझ लीजिए बहुत चिकना फर्श है, बिल्कुल चिकने। ठीक है? अब मैं कहता हूं यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका रखिए आप, अब इसको लुढ़काइए आप, तो क्या होगा? ये ज़्यादा दूरी तक जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा दूरी तक जाएगा, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के बीच, ये सतह और इस वस्तु के बीच में जो संपर्क तल के बीच में जो लगने वाला बल है वो यहाँ पर कम होता है। कम बल लगेगा, कम बल लगेगा, ज़्यादा दूरी तक मूव होगी, ज़्यादा दूरी तक ये गति करेगी। इसमें संपर्क तलों के बीच में गहरे खांच होने के कारण, उभार उठान होने के कारण यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण ज़्यादा दूर तक गति नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि घर्षण बल के उत्पन्न होने के कारण ठोस वस्तुओं की सतह का खुरदुरापन तथा उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। याद रखना, किसी ठोस वस्तु की सतह का खुरदुरापन उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, मतलब इसके अणु में आपेक्षिक, इसके अणु में इतनी शक्ति है कि ऊपर जो रखी गई है वस्तु उसकी आपेक्षिक गति का ये विरोध करती है अणु। समझ में आ गया? दो संपर्क रहने वाले जो संपर्कित वस्तु के तल है वो अगर चिकने हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर घर्षण बल कम होगा। मैंने बताया अधिक कम होगा, खुरदुरे में घर्षण बल ज़्यादा होगा। कम होगा इसलिए ज़्यादा दूर तक गति करेगा, तेजी से गति करेगा। खुरदुरे होने के कारण घर्षण बल कम लगे, घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, कम दूरी तक गति करेगा और धीरे गति करेगा। क्लियर है? समझ सकते हैं आप? ठीक है? अर्थात इसके बेस पे आपको एक नए कंटेंट ये मिलता है कि हमें पता होना चाहिए कि
दो संपर्क तलों के बीच हमेशा कुछ न कुछ घर्षण बल अवश्य होता है, कुछ न कुछ फ्रिक्शन जरूर होता है। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण बल को पूर्णतः समाप्त हम नहीं कर सकते, चाहे संपर्क में आने वाले तल कितने ही चिकने क्यों ना हो, चाहे कितना भी चिकना क्यों ना हो जाए, दो तल के बीच घर्षण अवश्य ही होगा। याद रखिए, घर्षण बल जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। घर्षण बल या जो फ्रिक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। याद रखेंगे आप लोग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अर्थात स्वयं समायोजक बल होता है। कौन स्वयं समायोजक बल होता है? फ्रिक्शन फोर्स स्वयं समायोजक बल होता है। याद रखेंगे, कहने का मतलब यह है कि इसका जो परिणाम होता है बाह्य बल के परिणाम के साथ स्वयं ही बदलते रहता है। सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब क्या होगा? बाह्य बल के परिणाम के अनुसार स्वयं ही बदलते रहेगा, ठीक है। तथा यह वस्तुओं के संपर्क तलों के समानांतर तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है। वस्तु के संपर्क तल के समानांतर और गति की दिशा के विपरीत लगता है। मान लो ये समानांतर एक वस्तु है, उसके ऊपर में हमने गुटका रखा है, तो हम इसको इस तरफ गति करा रहे हैं, तो इस तरफ हम इसको खींच रहे हैं, तल स्थिर है, का मतलब क्या होगा? समानांतर और गति की दिशा के विपरीत बल लगेगा। उस बल को ही फ्रिक्शन बल हमने कहा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हमने कहा। समझ में आया? इसको हम एक प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए देखिए, हाँ, एक क्षैतिज तल लेते हैं। ये एक क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल का नाम दे देते हैं हम ए से बी की ओर, इधर ऐसे मूव कराना है हमको, ठीक है। इस क्षैतिज तल पर एक गुटका हम रखते हैं, ठीक है। क्षैतिज तल ए बी पर एक गुटका रखते हैं हम इस प्रकार का, ये हो गया। ये हमने एक गुटका रख दिया। क्या रख दिया? गुटका। ये लकड़ी का गुटका है, स्मॉल पीस ऑफ वुड, ठीक है। लकड़ी का एक गुटका है, इसको हम नाम देते हैं एम। क्लियर है? अब ये जो लकड़ी का गुटका है, इस पर दो बल कार्य कर रहा है, संतुलन की स्थिति में है, स्थिर रखा हुआ है, तो इस पर दो बल कार्य करता है। कौन सा बल? गुटके का जो भार है नीचे की तरफ W, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बल लगा रहा है, ठीक है। समझ में आया? तथा तल का जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में लग रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, तो हर क्रिया बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल हो रही है। क्रिया नीचे की तरफ कर रही है, लेकिन प्रतिक्रिया बल भी ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इस दौरान जो भार W होगा और प्रतिक्रिया बल R होगा, एक दूसरे के बराबर है और विपरीत दिशा में है। एक दूसरे के बराबर है, जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल ऊपर लग रहा है। दोनों बल बराबर हो गए। दोनों बल बराबर होने के कारण वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। इस स्थिति में घर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। इस स्थिति में घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। याद रखेंगे। क्लियर है? अब मानते हैं हम ऐसा कि इस क्षैतिज तल ए बी के समानांतर जो गुटका रखा हुआ है, उस पर मान लो हम बाह्य बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाह्य बल लगाते हैं, मतलब इसको हम इस तरफ से खींचते हैं, इधर इस साइड में खींचते हैं, ठीक है। इस वस्तु गुटका एम को हम इस तरफ खींचते हैं, इस दिशा में खींचते हैं। एरो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं, इस दिशा में खींचते हैं। तो क्या होगा? शुरुआत में इस पर जो बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल का नाम देते हैं यहाँ पर P, ठीक है। यहाँ पर जो पावर लगा रहे हैं, हम बाह्य बल लगा रहे हैं, जिसका मान धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ में जब इस P का मान कम रहता है तब गुटका गति में नहीं आता, लेकिन जब हम इस P का मान बढ़ाते हैं, अर्थात बाह्य बल का मान बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये वस्तु एक समय के पश्चात, निश्चित समय के पश्चात ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण, ज़्यादा बल लगाने के कारण, ज़्यादा बाह्य बल लगाने के कारण ये इसमें गति करना शुरू कर देता है। समझ में आए? गुटका गति करना शुरू कर देता है। प्रारंभ में जब मान कम है P का तो गति नहीं करेगा, लेकिन जब इसके मान को बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर गति होना शुरू हो जाता है। इससे साबित होता है कि इन दो तल के बीच में, गुटका के तल और ये क्षैतिज तल के संपर्क तल के बीच में, वहाँ पर एक बल उत्पन्न हो जाता है, फोर्स। उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल, ठीक है। बाह्य बल P का मान बढ़ाने पर ही घर्षण बल F का मान बढ़ते जाता है। जितना P का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही घर्षण बल F का मान भी बढ़ते जाएगा। घर्षण बल मतलब F, फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। इसका भी मान बढ़ते जाएगा। याद रखेंगे, जब मान बढ़ते जाएगा तो एक सीमा के बाद, एक निश्चित समय के बाद ये जो गुटका होता है वो गति में आ जाता है। क्लियर है? घर्षण बल का जो मान होता है संपर्क तल की प्रकृति और गति करने वाले वस्तु के भार पर निर्भर करता है। याद रखेंगे, घर्षण बल का जो मान होगा, कितना घर्षण बल लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा?
तल की प्रकृति चिकने हैं, खुरदुरे है, खांच वाला है, गर्त वाला, जैसा भी हो, उठान हो इत्यादि हो, ठीक है ना। तो उसकी प्रकृति और गति करने वाली वस्तु के भार, कितने वजनी वस्तु है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। परंतु संपर्क तल के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता, कितना तल उससे जुड़ा हुआ है उस पर वो निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रकृति पर और गति पर निर्भर करता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आप देखे होंगे यदि आपको फर्श पर चलना हो, चिकने फर्श पर चलना हो, तो उसमें चलना आसान नहीं होता, फिसलने का डर रहता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम लगता है। बारिश के दिनों में आपने देखे होंगे अक्सर जब हम सड़क पर चलते रहते हैं तो हम कभी कभी फिसल जाते हैं, हमारे फिसलने की संभावना ज़्यादा रहती है। कारण क्या है? मिट्टी में गीलेपन होने के कारण, नमी होने के कारण, और हमारे पैर के तले के बीच जो घर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या होता है, हम फिसल जाते हैं या फिसलने की स्थिति में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम चमड़े की जूते या रबर वाले जूते, माने खुरदुरे तल वाले चप्पल या जूते का उपयोग करते हैं उससे बचने के लिए। एक और एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सॉरी सॉरी यदि हम रेतीली ज़मीन पर चलते हैं तो वहाँ पर चलना काफ़ी कठिन होता है। कारण यह है कि घर्षण बल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पर रेतीली ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर सड़क पर चलने रेत की अपेक्षा तो हम आसानी से चल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल का मान कम लगता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु का जितना अधिक भार होता है उस पर उतना ही अधिक घर्षण बल लगता है। समझ में आए? क्योंकि उस वस्तु को गति मिलाने के लिए उतना ही अधिक बाह्य बल लगाना पड़ता है। समझ गया ना? घर्षण बल का मान गति करने वाली वस्तु के मान पर भी निर्भर करता है। घर्षण बल का मान दो वस्तुओं के संपर्क में आने वाले तलों के क्षेत्रफल भी निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा और गति करने वाली वस्तु के भार पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण का मतलब होता है एक ऐसा घर्षण का अंत जिसके बाद वस्तु गति करते, सीधी सी बात, ठीक है। जैसे आपने शुरू में पढ़ा कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है सीमांत घर्षण बल, ठीक है। जब दो ठोस वस्तुएं आपस में संपर्क में रहता है, आपस में संपर्कित रहता है, उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होता, तो घर्षण बल का मान उस दौरान शून्य होता है। जब हम उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर धीरे धीरे करके खिसलने लगती है। खिसलने लगती है का मतलब फिसलने लगती है, घर्षण बल भी लगने लगता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है। उसका मान जो बाह्य बल लगाते हैं उसके बराबर होते जाता है, ठीक है। जब तक लगाए गए बाह्य बल और घर्षण बल का मान बराबर है तब तक वस्तु स्थिर रहेगी, लेकिन हमारा बाह्य बल जब बढ़ जाएगा, बाह्य बल का मान, तो वस्तु धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब फिसलना शुरू कर देगी, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? परंतु घर्षण बल का मान जब एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकता, आपको पता है, क्योंकि हमारा बाह्य बल ज़्यादा है, तो घर्षण बल का मान एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो उस सीमा के बाहर थोड़ा सा बाह्य बल बढ़ाने पर एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तल में खिसकना शुरू कर देता है, फिसलने लगती है। घर्षण बल के उस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? मतलब वो बल, वो बाह्य बल जिसको बढ़ाने पर एक वस्तु दूसरे वस्तु की तल पर खिसकने लगती है, ठीक है, उस घर्षण बल के अधिकतम मान को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, सीमांत घर्षण बल कहेंगे, ठीक है। अर्थात दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल के उस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। उसके बाद में आता है स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब है जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो वस्तु विराम अवस्था में रहती है। आपको पता है शुरुआत में विराम अवस्था में रहती है, मतलब विराम अवस्था में दोनों वस्तुओं के बीच में, संपर्क तलों के बीच में घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। स्थिर अवस्था में है इसलिए स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, स्टैटिक, ठीक है। इसका मान जो होता है सीमांत संतुलन की अवस्था में अधिकतम होता है। ठीक वैसे ही डायनेमिक में क्या होता है, गतिक में क्या होता है, जब किसी वस्तु को बाह्य बल लगाकर दूसरी वस्तु के ऊपर चलाया जाता है, दूसरी वस्तु के तल पर चलाया जाता है, तो गति अवस्था में दोनों वस्तुओं के तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैं चर्चा करूँगा जो आपका बहुत मेन पॉइंट होगा यहाँ का, और वो है जिसको हम लोग कहते हैं
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख लेंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कहने का मतलब होता है घर्षण के प्रकार। क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसके? तो दो ठोस वस्तु के संपर्क तल के बीच लगने वाला जो घर्षण होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो इसमें होता है वो होता है स्लाइडिंग। आप लोग ये जानते हैं स्लाइडिंग, सब स्लाइड होने जाते हैं गार्डन वगैरह में, जानते हैं ना सभी स्लाइडिंग, ठीक है। स्लाइडिंग क्या होता है ये पहले समझिए। स्लाइडिंग मतलब होता है विसर्पी, हिंदी में इसको बोलते हैं विसर्पी, ठीक है ना। सटकर चलने वाला, एक तल के ऊपर दूसरे पर ऐसा सटकर चलने वाला, ठीक है। जब एक ठोस वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु के तल पर खिसकाने या खींचने का हम प्रयत्न करते हैं तो उनके संपर्क तल के बीच लगने वाले जो गति विरोधी बल है उसको विसर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर, तो समझ सकते हैं हम, ये क्षैतिज तल हो गया, यहाँ पर एक ठोस वस्तु रखी गई है, इसको हम इस तरह से खींचते हैं तो जब ये मूव होगी आगे तो दोनों संपर्क तल के बीच में एक बल लगेगा, उस बल के कारण ही उस घर्षण को कहेंगे विसर्पी घर्षण कहेंगे। समझ में आए? समझ लीजिए ठोस कोई लकड़ी का गुटका है, ये कोई समतल है, उस पर खींचेंगे तो इस प्रकार की घर्षण को विसर्पी घर्षण कहते हैं। एक तल दूसरे तल के संपर्क होकर चलता है, ठीक है। दूसरा जो घर्षण होता है, इसमें और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। किसी भी वस्तु को किसी भी दूसरे वस्तु के ऊपर रखिए आप और खींच के देखिए बिना उठाए, तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें डायनेमिक फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, रोलिंग फ्रिक्शन। सेकेंड को फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब क्या होता है समझ गए होंगे, लोटनिक बोलते हैं इसको हिंदी में, लुढ़काना या लोटनिक, लुढ़काना या घुमाना, ठीक है। जब किसी ऐसा ठोस वस्तु को लेते हैं जो दूसरे ठोस वस्तु के ऊपर लुढ़क पाए, ठीक है, लुढ़क पाए या घूम जाए, ठीक है ना। क्या घूमने वाला भी होना चाहिए, लुढ़कने वाला भी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस प्रकार के घर्षण वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। जब एक ठोस वस्तु को जो दूसरी ठोस वस्तु के तल पर घुमाने या लुढ़काने का प्रयत्न किया जाता है तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले गति विरोधी जो बल होगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक घर्षण कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, आपका जो बाइक का पहिया, स्कूटर का जो पहिया है वो सड़क पर चलती है, घूमती है, क्लियर है। किसी गेंद को जैसे ये सड़क हो गया, ये जो व्हील है, ठीक है, ये व्हील क्या होती है? चलती है, ठीक है, चलती है ना ये यहाँ से, तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा थोड़ा कम लगेगा, भले ही घर्षण बल कम लगे ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति को कहते हैं रोलिंग, ठीक है। दूसरे की स्थिति, ये पहिया हो गया, व्हील हो गया किसी भी उपकरण, किसी भी वाहन का। अब मान लो मैं कहता हूँ ये एक गेंद है, क्या ये एक गेंद है, तो इस गेंद को क्या करते हैं हम? तल में लुढ़काते हैं। तल में लुढ़काएंगे तो क्या होगा? ये इधर लुढ़केगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिया लगातार चलते रहती है, ठीक है, और तब तक चलते रहती है जब तक दोनों के बीच संपर्क तल के बीच में दोनों का मान बराबर ना हो जाए, उसका भार और नीचे जो तल के बीच में घर्षण बल लग रहा है उसके बराबर ना हो जाए, तब तक वो लुढ़कते रहेंगे। समझ में? इस प्रकार के जो घर्षण होते हैं इसमें संपर्क तल लगातार बदलते रहते हैं। मतलब गति करने वाले वस्तु एक ही तल दूसरी वस्तु के एक ही तल के संपर्क में नहीं रहता। गति करने वाली वस्तु, ये गति करने वाली वस्तु है, इसका तल दूसरे तल के एक ही तल के संपर्क में नहीं रहता। लोटनिक घर्षण का मान विसर्पी घर्षण से कम होता है। सिंपल है, लोटनिक घर्षण का मान विसर्पी घर्षण से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एक वे बन जाता है घूमने वाला, दूसरा ये लुढ़कने वाला, इसलिए इसमें घर्षण का मान कम होता है। समझ में आएगा? आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, एक भारी ड्रम ले लीजिए, उसको पृथ्वी तल पर क्या करिए, खींचिए, ठीक है। खींचने या खिसकाना चाहें तो वो स्लाइडिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब कहता हूँ कि मैं ड्रम को आप रोल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उसको ढकेल दीजिए, लुढ़का दीजिए, तो उस पर कम बल लगेगा। मतलब एक भरे हुए ड्रम को खींच के लाने में ज़्यादा ताकत लगेगा इस बनिस्बत उसको लुढ़काने के, ठीक है। तो ये हो गया विसर्पी और लोटनिक घर्षण। आप विसर्पी और लोटनिक घर्षण में अंतर अच्छे से तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। इसके बाद में बनता है ये जो कंटेंट मैंने बताया, इसके आगे मैं आपको फिर से नए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको हमेशा पहले मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।